नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेश स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल VRB एजुकेशन पर। दोस्तों फिर से मैं स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल पर और फिर से हम एक नई वीडियो के तहत जो अपनी ज्योग्राफी की सीरीज स्टार्ट की हुई थी उसी को कंटिन्यू करते हैं। पीछे वाली जो वीडियो थी इसमें हमने जाना था भारत का सामान्य परिचय। उस जो चैप्टर जा था उस चैप्टर में हमने जाना था कि भारत का एकीकरण किस प्रकार से हुआ। दूसरा पॉइंट उसमें हमने जाना था कि स्थिति क्या है, भारत किस दिशा में स्थित होता है ये जाना। भारत की जो रियासतें थी इनका विलय किस प्रकार से हुआ, तो उस वाले चैप्टर को हमने पीछे वाली वीडियो में कवर कर दिया। उसको आपको प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगी, आप जरूर देखिएगा, क्योंकि वो जो वीडियो है वही आपका बेस तैयार करेगी। वो वीडियो ही आपको बताएगी भारत में राज्यों और इनका गठन किस प्रकार से होता है, तो आप उसको जरूर देखिएगा उस वीडियो को। जी फिर से एक बार रिव्यू कर देता हूँ चैप्टर को आपके लिए मैं। तो हमने पहले चैप्टर डाला भारत का सामान्य परिचय हेडिंग, उसमें पहला टॉपिक डाला था भारत का एकीकरण कि उसमें 1947 में जब देश आजाद हुआ तो 565 रियासतें होती थी। उन रियासतों पर किस प्रकार से भारत में इनको मिलाया गया सरदार वल्लभ भाई पटेल की सूझबूझ से। 562 रियासतों को प्रीवियस वर्ष योजना के तहत मिलाया गया। 3 रियासतें जिन पर इन्होंने कार्यवाही की थी, ऑपरेशन पोलो चलाया हैदराबाद में, जनमत संग्रह किया फिर हमने जूनागढ़ में, और उसके अलावा विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए जम्मू कश्मीर में। कंप्लीट वीडियोस कंप्लीट पॉइंट्स हमने उस वीडियो में बताए रखे हैं। उसके बाद दोस्तों हमने पढ़ा था कि भारत में जो रियासतों का विलय हुआ उन रियासतों को विलय करने के बाद प्रीवियस योजना लागू की गई थी उनके लिए। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट स्थिति को हमने जाना था। स्थिति वाला चैप्टर था दोस्तों, इसमें हमने जाना था कि ग्लोब जो होता है इस प्रकार 2 प्रकार की रेखाएं खींची जाती है। एक अक्षांश रेखा होती है और दूसरी दोस्तों इसमें आती है देशांतर रेखा। ये जो अक्षांश रेखाएं होती है पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाती है, देशांतर रेखाएं उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती है। अक्षांश रेखा जो होती है स्थिति बताती है और देशांतर रेखा स्थिति और समय दोनों बताती है। क्लियर है जी यहाँ तक? तो उसके बाद दोस्तों हमने जाना था कि 7 महाद्वीप, और 7 महाद्वीपों में अपन कौन से महाद्वीप में आते हैं? एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप में भारत की जो स्थिति आई थी वो दक्षिण पश्चिमी स्थान पर आई थी, और दक्षिण पश्चिमी जो स्थान है यहाँ पर भारत की जब स्थिति को हमने जाना तो हमने साफ साफ लिख दिया भारत एशिया महाद्वीप में कौन से गोलार्ध में स्थित है? दक्षिण पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। पूरे विश्व की अगर अब बात करें तो विश्व में भारत की स्थिति, ग्लोब में भारत की स्थिति को उत्तरी पूर्वी गोलार्ध के अंतर्गत समाहित किया जाता है ना जी। तो यहाँ तक का टॉपिक जो दोस्तों था हमने क्लियर कर लिया था। इसके आगे दोस्तों अगला जो पॉइंट अपन पढ़ने जा रहे हैं आज, उसी पॉइंट को अपन आगे क्लियर करेंगे। तो आगे का जो पॉइंट है दोस्तों, एक टॉपिक आता है अपना राज्य पुनर्गठन आयोग। राज्य पुनर्गठन आयोग, ये जो राज्य पुनर्गठन आयोग है ना जी, यही भारत के राज्यों और यूटी का क्या करेगा? निर्माण करेगा। तो भारत के राज्य और यूटी का निर्माण कौन सा आयोग करता है जी? तो राज्य पुनर्गठन आयोग करता है। पॉइंट टू पॉइंट चल रहे हैं अपन इस चैप्टर में। तो अगला जो हेडिंग होगा आपका वो है राज्य पुनर्गठन आयोग। राज्य पुनर्गठन आयोग दोस्तों, इस राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वजह से किया गया था वो आप पॉइंट समझिएगा। जब भारत आज़ाद हुआ 1947 में देशी रियासतों को समाप्त कर दिया गया और भारत को 4 भागों में विभाजित कर दिया गया। ये 4 भाग जो है वो आपके सामने है, ए, बी, सी और डी। तो भारत को कितने भागों में बांट दिया गया? ए, बी, सी, डी की श्रेणी में बांट दिया गया। कोई राज्य नहीं, कोई यूटी नहीं, सिर्फ क्या है? ए, बी, सी, डी की श्रेणियां है। अब ये जो बी श्रेणी का क्षेत्र था ना जी, इस क्षेत्र में मद्रास है, आज का चेन्नई। तो मद्रास वाला जो क्षेत्र था, इस मद्रास में भाषा के आधार पर दंगे होने स्टार्ट हो गए। किस आधार पर दंगे हुए भाई? भाषा के आधार पर दंगे होने स्टार्ट हो गए। ये बात कब की है? कब हुए थे दंगे स्टार्ट? 1953 में। 1953 में मद्रास में भाषा के आधार पर दंगे होने स्टार्ट हो गए। ये मद्रास चेन्नई में आता है, तमिलनाडु वाले क्षेत्र में, चेन्नई इसको कहते हैं जियाज। और किससे दंगे होने स्टार्ट हुए थे? तो आंध्र प्रदेश में यहाँ पर क्या हुए थे जी? दंगे होने स्टार्ट हो गए। भाषा को लेकर के आंध्र प्रदेश और मद्रास में दंगे होने स्टार्ट हो गए। कब की बात है? 1953 में। इन दंगों को रोकने के लिए, भाषा के आधार पर दंगों को रोकने के लिए एक आयोग बनाया गया, और इस आयोग का क्या नाम आता है? राज्य पुनर्गठन आयोग। इस राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ था? रिलेटेड जितने क्वेश्चंस आपसे पेपर पूछ जाएंगे सारे मैंने यहाँ पर सारे आपके सामने यहाँ पर लेकर के आ रहा हूँ। ऑब्जेक्टिव वाइज ही क्वेश्चंस इसमें पूछते हैं। तो 1 अक्टूबर 1953 को राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ। इसमें कुल सदस्य कितने थे? तो दोस्तों सदस्य की अगर अपन बात करते हैं तो 3 सदस्य थे। इसके जो सदस्यों में अध्यक्ष थे उसका नाम था डॉक्टर फजल अली। डॉक्टर फजल अली की अध्यक्षता में एक आयोग बना, और इस आयोग का क्या नाम आता है जी? राज्य पुनर्गठन आयोग। और इस राज्य पुनर्गठन आयोग का यही राज्य यूटी का निर्माण करेगा, और इसका उल्लेख जो है संविधान की प्रथम अनुसूची में भी मिलता है। दूसरे इसमें थे के एम पाणिकर,
सदस्य के रूप में। और तीसरे जो थे जी इसमें वो थे HN कुंजरू, HN कुंजरू। तो ये इसके 2 सदस्य थे। इन तीनों ने मिलकर के एक रिपोर्ट दी। देखो जी, आयोग कब बना? 1953 में। किस वजह से आयोग बनाया गया? भाषा के आधार पर दंगों को रोकने के लिए 1953 में आयोग बनाया गया। तो उसमें प्रधानमंत्री आपको पता ही है, देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, तो वही रहेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दंगों को रोकने के लिए एक आयोग बनाया गया जिसका नाम था राज्य पुनर्गठन आयोग। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी कब? 1956 में। इस आयोग ने 1956 में क्या दी जी? अपनी रिपोर्ट। और रिपोर्ट में इसने ये कहा, बोले जी आप ABCD की श्रेणी को समाप्त कर दो और भारत में 14 राज्य और 6 यूटी बना दो। 14 राज्य व 6 यूटी बना दो। तो 14 राज्य व 6 यूटी बनाने की जो बात की थी, किस आयोग के द्वारा की गई थी? राज्य पुनर्गठन आयोग के द्वारा की गई थी। बाद में इसी आयोग को संविधान में दर्जा दे दिया गया। तो संवैधानिक संशोधन करते, यानी कि संविधान में इसको उल्लेख किया गया है। तो संवैधानिक दर्जा का अर्थ यहाँ पर ये है, जैसे राष्ट्रपति है तो राष्ट्रपति का उल्लेख संविधान में आता है, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, सबका उपराष्ट्रपति का, तो इन सब का उल्लेख, राष्ट्रपति वगैरह का इनका उल्लेख आता है। वैसे ही संविधान में इस राज्य पुनर्गठन आयोग का दर्जा आता है ना जी। तो राज्य पुनर्गठन आयोग जो होगा ना, इस राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष, सदस्यों की नियुक्ति वगैरह सब राष्ट्रपति के अधिकार में होती है। इसको संविधान में जोड़ा गया है एक संविधान संशोधन करके। तो कौन से नंबर का संविधान संशोधन करके जोड़ा गया? इसको 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत इसको क्या किया गया है जी? जोड़ा गया है। तो संविधान में दर्जा दिया गया इसको 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत। इसने कहा आप ABCD की श्रेणी को समाप्त करके भारत में 14 राज्य और 6 यूटी का निर्माण कर दो। तो दोस्तों, भारत के राज्य और यूटी बनाने का जो कार्य है वो किसका आता है? तो इसका कार्य जो होता है वो क्या है? तो इसका कार्य आता है भारत में राज्यों व यूटी का निर्माण करना। भारत में राज्यों व यूटी का निर्माण करना। तो ये कार्य जो है किसका आता है? तो आप बता दोगे सर राज्य पुनर्गठन आयोग का ये कार्य है। अगला पॉइंट देखते हैं, इसको संविधान में दर्जा दिया गया है। तो राज्य पुनर्गठन आयोग को दर्जा दिया गया 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत। इसने रिपोर्ट में कहा कि 14 राज्य और 6 यूटी बना दो। लेकिन इनकी संख्या आज आपको पता है, भारत में आज जो अपन देख रहे हैं 2024 जो चल रहा है अभी, तो 2024 में इनकी संख्या है कितनी हो चुकी है? 28 राज्य और 8 यूटी हो चुके हैं जी। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको आप देखिएगा। 26वां राज्य पूछता है, 27वां राज्य पूछता है, 28वां राज्य पूछता है। आज तो 28 हैं, लेकिन ये पहले की थे, तो 29 राज्यों के बारे में अपन यहां से डिस्कस करते हुए चलते हैं जी। पॉइंट देखिएगा, छत्तीसगढ़ हमने पढ़ा था, छत्तीसगढ़ जो था इससे MP अलग हुआ। या MP से कौन अलग हुआ? छत्तीसगढ़ अलग हुआ। और जैसे ही छत्तीसगढ़ से MP अलग हुआ, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा बन गया? राजस्थान पड़ गया। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य कौन आ गया जी? राजस्थान। पहले कौन होता था? MP होता था। लेकिन MP का विभाजन हुआ, MP अलग राज्य बना और छत्तीसगढ़ अलग राज्य बना। किस तारीख को इनका अलग गठन हुआ था? तो 1 नवंबर 2000 को MP में से छत्तीसगढ़ को क्या कर दिया गया? अलग राज्य बना दिया गया। और छत्तीसगढ़ जो था इसमें क्या हो गया? अलग राज्य का दर्जा प्राप्त कर लेता है। 27वां जो राज्य का हमने बात करते हैं, तो यहाँ पर बिहार जो था, उत्तराखंड जो राज्य था वो आता है। और इसका जो निर्माण हुआ था यूपी से अलग होकर के हुआ था। यूपी से अलग हुआ, और यूपी से जो अलग हुआ वो कब हुआ था? तो 9 नवंबर 2000 को क्या हुआ जी? अलग हुआ। उसके बाद 28वें जो राज्य की बात करते हैं, तो 28वां जो छत्तीसगढ़ उत्तराखंड के बाद आते हैं झारखंड राज्य की बात। और झारखंड जो राज्य था ये किससे अलग हुआ था? तो MP, UP और बिहार से। तो बिहार से जब अलग हुआ तो तारीख थी 15 नवंबर 2000 को ये अलग होता है। 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ। और 29वां जो राज्य आपको पता है तेलंगाना बनाया गया था। और तेलंगाना राज्य का गठन हुआ था, इसमें से किस में से अलग हुआ था? तो आंध्र प्रदेश में से। आंध्र प्रदेश में से अलग राज्य बना तेलंगाना राज्य। तो आंध्र प्रदेश से अलग हुआ। यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश समझ लेते हैं कई बच्चे। तो आंध्र प्रदेश से ये अलग हुआ। और आंध्र प्रदेश से अलग हुआ तो 21 तारीख को हुआ था, 2 जून 2014 को ये अलग राज्य बना जी। पॉइंट क्लियर है भाई? 26वां, 27वां, 28वां, 29वां राज्य, ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ ना जी। दोबारा से देखिएगा,
कार्य था भारत यूटी बनाने का। रिपोर्ट दी 56 में कहा कि आप ABCD की श्रेणी को समाप्त कर दो और भारत में राज्य बना दो। भारत में क्या बना दो? राज्य। तो भारत में सबसे पहला जो राज्य बना था, फर्स्ट जो राज्य बनेगा वो 1953 में ही बन चुका था वैसे तो। और राज्य कौन बना था? आंध्र प्रदेश। कौन सा राज्य बना जी? आंध्र प्रदेश 1953 में। और बाद में इनको राज्य का जो दर्जा दिया गया 1956 में। तो 1953 में प्रथम राज्य बन गया आंध्र प्रदेश। बाद में 14 राज्य और 6 यूटी का क्या होता गया? धीरे धीरे निर्माण होता गया। उसके बाद 26वां, 27वां, 28वां, 29वां, इस प्रकार से आपको याद रखना है। लेकिन बीच में एक स्थिति आती है कि जम्मू कश्मीर, जिसको अपने पीछे वाली वीडियो में पढ़ा था, जिसको धारा 370 के तहत जोड़ा गया था भारत में, उस जम्मू कश्मीर जो पहले राज्य होता था उसको राज्य के दर्जे से हटा दिया गया। और 31 अक्टूबर 2019 को, हमने पीछे वाली वीडियो में इसके बारे में जिक्र किया था, 31 अक्टूबर 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा जम्मू कश्मीर जो राज्य था इसको हटा करके एक यूटी बना दिया गया। और एक साथ इसमें एक यूटी और आ चुका है, लद्दाख इसमें आ गया। तो यहां पर 2 यूटी बढ़ गए और वर्तमान में फिर इनकी संख्या 31 अक्टूबर 2019 को कितनी हो गई? 28 राज्य हो गए भारत में। और यूटी की संख्या हो चुकी थी जी 9। 28 राज्य और 9 यूटी बन गए थे। जब तेलंगाना 29वां राज्य भारत का बना था आंध्र प्रदेश से अलग होकर के, तो इस समय भारत में राज्यों की संख्या 29 थी और राज्यों और यूटी की संख्या हुआ करती थी 7। तो 29 राज्य और 7 यूटी थे 2014 में। और 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों को एक कर दिया गया। जम्मू कश्मीर जिसको राज्य का दर्जा प्राप्त था अब वो एक यूटी बन चुका है। जम्मू कश्मीर लद्दाख 28 राज्य और 9 यूटी हुए। उसके बाद नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा 26 जनवरी 2020 को घोषणा की गई कि दमन द्वीप और दादर नागर हवेली, ये पहले अलग अलग होते थे, अलग अलग यूटी थे, इन दोनों को क्या किया? एक कर दिया गया। दमन द्वीप व दादर नागर हवेली, इन दोनों यूटी को क्या कर दिया गया? एक कर दिया गया। कब? 26 जनवरी 2020 को। पहले अलग अलग थे, इनको फिर क्या कर दिया गया? एक कर दिया गया। दमन व द्वीप गुजरात के सामने था स्थित था और दादर नागर हवेली जो था महाराष्ट्र के सामने स्थित अलग अलग यूटी थे। तो दोनों को एक कर दिया गया। और वर्तमान में इनकी संख्या कितनी हो चुकी है? तो आप बता दो कि सर 28 राज्य और 8 क्या हो चुके हैं? इसमें यूटी हो चुके हैं। तो ये 28 राज्य, 8 यूटी, 29 राज्य, 9 यूटी, 29 राज्य, 7 यूटी, ये संख्या में घटना और बढ़ाना, ये कार्य किसका था? राज्य पुनर्गठन आयोग का था। तो राज्य पुनर्गठन आयोग का कार्य होता है भारत में राज्य यूटी का निर्माण करना। इसके बाद कहता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये 6 नंबर वाला, ये कहता है कि ये इसका उल्लेख कौन सी अनुसूची में मिलता है? तो इसका उल्लेख जो है राज्य पुनर्गठन आयोग का, या 28 राज्य 8 यूटी का, इसका उल्लेख जो मिलता है ये प्रथम अनुसूची में मिलता है। अपन ने पढ़ा था संविधान में, मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी जिनकी संख्या 4 बढ़कर कितनी हो गई थी? 12 हो चुकी थी। तो उन 12 अनुसूचियों में से पहली जो अनुसूची है उसमें उल्लेख आता है जी राज्य पुनर्गठन आयोग का। पहला पॉइंट हमने पढ़ा रियासतों का विलय। उस रियासतों के विलय में 565 रियासतों को भारत में मिलाया गया। उसके बाद भारत को 4 श्रेणियों में बांट दिया गया, ABCD। बी श्रेणी का क्षेत्र मद्रास था जो आंध्र प्रदेश से भाषा के आधार पर अलग हुआ 1953 में। और भाषा के आधार पर यह बनाने का काम किसको दिया गया? राज्य पुनर्गठन आयोग को। कौन प्रधानमंत्री थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1 अक्टूबर 1953 को राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया। कुल सदस्य थे 3। अध्यक्ष डॉक्टर फजल अली, KM पार्निकर, HN कुंजरू, ये इसमें सदस्य थे। इनकी सहायता से इन्होंने कार्य किया। 1956 में रिपोर्ट दी और रिपोर्ट में कहा कि भारत को श्रेणियों की संख्या से समाप्त कर दो और 14 राज्य और 6 यूटी में इनका विभाजन कर दो। इन्हीं की संख्या धीरे धीरे बढ़ती गई, घटती गई। 26वां जो था राज्य अपना छत्तीसगढ़ बना। किससे अलग होकर के बना था? MP से। सबसे क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा जो राज्य होता था MP होता था। लेकिन MP का जब विभाजन हो गया छत्तीसगढ़, तो 2 राज्य अलग बन गए। तो क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा आ गया है? राजस्थान आ चुका है। आज MP का क्षेत्रफल में कौन सा स्थान आता है जी? तो दूसरे नंबर का आता है। उत्तराखंड यूपी से अलग हुआ, जो तारीख है 1 नवंबर 2000, 9 नवंबर 2000, 15 नवंबर 2000। और फिर तेलंगाना अलग हुआ था 2 जून 2014 को। जब 2014 में हमारे देश में कितने राज्य थे? 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। फिर 31 अक्टूबर 2019 को धारा 370 को मोदी सरकार के द्वारा समाप्त कर दिया गया और जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये 2 क्या बना दिए गए? नए यूटी बने। तो यूटी और इनकी संख्या 9 यूटी हो गए, 28 राज्य हुए। 29 से 28 राज्य कैसे हुए? क्योंकि जम्मू कश्मीर को हमने पहले जाना था, विलय पत्र पर हस्ताक्षर
ट्रांसफर करके इसको राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। तो राज्य से हट गया, भी यूटी बन गया। और 26 जनवरी 2020 को दमन द्वीप व दादर नागर हवेली को एक कर दिया गया और एक करके भारत में 28 राज्य व 8 यूटी का निर्माण कर दिया गया है दोस्तों। तो ये था आपका ये वाला पॉइंट। अब देखते हैं इन 28 राज्य और 8 यूटी की स्थिति किस प्रकार से है। तो भाई इन यूटी की और इनकी स्थिति तो देखिएगा, सबसे ऊपर वाला जो क्षेत्र आता है वो आता है लद्दाख वाला क्षेत्र। और इस लद्दाख वाले क्षेत्र पर आपने को पता है किसका अधिकार है, पीओके का, तो ये पाकिस्तान अधिकृत क्षेत्र में आता है जी। उसके बाद ये अपनी स्थलीय सीमा लगाएंगे पाकिस्तान के साथ। तो यहाँ पर जो स्टार्टिंग वाला जो राज्य आता है लद्दाख के इस साइड पश्चिमी क्षेत्र की बात करते हैं तो पंजाब, पंजाब के बाद आते हैं हरियाणा, हरियाणा के बाद आता है राजस्थान। ये पाकिस्तान साथ सीमा नहीं लगाता है, हरियाणा थोड़ा सा अंदर है जी। पंजाब, उसके बाद राजस्थान बॉर्डर वाले है ये। पंजाब के बाद आता है राजस्थान, राजस्थान के बाद आता है जी गुजरात, गुजरात राज्य। इस प्रकार से नीचे अपनी एक तटीय सीमा लगती है, भारत की जलीय सीमा लगती है। तो गुजरात जो है जलीय सीमा भी लगाता है और कैसी सीमा लगाता है, स्थलीय सीमा भी लगाता है। गुजरात के बाद एक राज्य आता है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद आता है जी गोवा, गोवा के बाद है कर्नाटक, उसके बाद है केरल, उसके बाद आता है पूर्वी साइड में तमिलनाडु, उसके बाद है आंध्र प्रदेश, उसके बाद उड़ीसा, उड़ीसा के बाद है पश्चिमी बंगाल। अब बात करते हैं उत्तर पूर्वी वालों को। इधर है हिमाचल प्रदेश, उसके बाद उत्तराखंड वाला राज्य, उसके बाद यूपी, फिर बिहार, और मध्य में बच गए राजस्थान, गुजरात, इनसे सीमा लगाता हुआ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बाद यहाँ पे है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद आता है इस साइड झारखंड, और झारखंड की सीमा टच हो जाएगी यूपी, बिहार और पश्चिमी बंगाल से। बीच वाला जो क्षेत्र आता है इसमें जो राज्य आता है उसका नाम आता है जी तेलंगाना राज्य। क्लियर है भाई। उसके बाद आता है अपने सेवन सिस्टर से अलग एक राज्य, सिक्के के आकार में है, तो इस राज्य का नाम आता है सिक्किम राज्य। सिक्के के आकार का है सिक्किम राज्य जी। उसके बाद अपन ये सेवन सिस्टर्स राज्य आते हैं। सबसे भारत का पूर्वी जो किनारा आता है वो आता है आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। सबसे भारत का पूर्वी जो किनारा है वो है अरुणाचल प्रदेश में, पूर्वी या अंतिम छोर। अरुणाचल प्रदेश के बाद नीचे एक राज्य आता है नागालैंड, ये सेवन सिस्टर्स में गिने जाते हैं। उसके बाद आता है मणिपुर, मणिपुर के बाद मिजोरम, मिजोरम के बाद नीचे आते हैं त्रिपुरा राज्य, और दो बच गए सेवन सिस्टर्स में असम राज्य, और दूसरा आता है जी मेघालय राज्य, मेघालय राज्य। तो इस प्रकार से भारत के 28 राज्य हैं। यूटी की बात करें तो इधर लद्दाख एक यूटी बन चुका है जो वर्तमान में है। बीच में एक यूटी यहाँ पे आता है जम्मू कश्मीर, तो दूसरा यूटी यहाँ पर कौन सा आ गया, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। पंजाब और हरियाणा की राजधानी आपको पता ही है ये चंडीगढ़ है, और चंडीगढ़ भी क्या एक अपना यूटी है, तो तीसरा यूटी आ चुका है जी चंडीगढ़। भारत की राजधानी आपको पता ही है जी क्या आती है, दिल्ली। तो दिल्ली जो है भारत की राजधानी, ये राजधानी भी है, अधिराज्य का दर्जा भी प्राप्त है इसको, और अपना क्या है एक यूटी भी है, तो चौथे नंबर का आ गया दिल्ली। उसके बाद गुजरात के इस साइड पड़ता था दमन व द्वीप, तो गुजरात के जस्ट सामने था दमन व द्वीप, और महाराष्ट्र के सामने था दादर नागर हवेली। ये पहले अलग अलग होते थे और 26 जनवरी 2020 को इनको क्या कर दिया गया, एक कर दिया गया है। तो ये अपने आते हैं जी पांचवा यूटी। उसके बाद इस साइड जो भारत है ना, इस भारत की पश्चिमी साइड एक सागर आता है, उस सागर का नाम आता है भाई अरब सागर। तो जाहिर सी बात है सागर है तो इसमें पानी ही पानी भरा होगा, तो अरब सागर में एक द्वीप स्थित है, और इस द्वीप का नाम आता है लक्षद्वीप। ये लक्षद्वीप जो है ये परवाल मूंगा भीतियों से बना हुआ है, और लक्षद्वीप में टोटल 36 द्वीप आते हैं, तो एक अपना यूटी आता है लक्षद्वीप। 5 यूटी हो गए, छठे यूटी का नाम है जी लक्षद्वीप। यहाँ केरल में एक पॉइंट आता है माहे, केरल में माहे, और इधर उड़ीसा में आता है यनम। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु यहाँ पे है पुडुचेरी और कराईकल। पांडिचेरी का नाम अब हो चुका है पुडुचेरी और कराईकल, यानी कि पुडुचेरी जो है ना ये 4 भागों में बटा हुआ है। इसका ही भाग, पुडुचेरी का ही भाग केरल में माहे के नाम से जाना जाता है। पुडुचेरी और कराईकल ये आंध्र प्रदेश तमिलनाडु वाले क्षेत्र में, उड़ीसा वाले क्षेत्र किस में आता है जी, यनम में आता है। ये जो पुडुचेरी है ये अपना अगला यहाँ पर भाई क्या है यूटी है। तो 6 यूटी यहाँ पे हो गए थे, 7वां यूटी ये रहा।
अब भारत का अंतिम दक्षिणतम बिंदु, तो भारत का अंतिम जो दक्षिणतम बिंदु है ये आपको पता ही है, ये भी अपना एक यूटी है, इसका नाम है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इस प्रकार से भारत के 28 राज्य व 8 यूटी की क्या है जी स्थिति है। तो 28 राज्य व 8 यूटी की स्थिति हमें इस पॉइंट में जाना है। तो एंडिंग भी जो था अपना स्थिति ही टॉपिक था। स्थिति जो होती है ये ग्लोब के अनुसार निर्धारित की जाती है। ग्लोब पर दो प्रकार की काल्पनिक रेखाएं खींची जाती है, एक अक्षांश रेखा होती है, दूसरी होती है इसमें देशांतर रेखाएं। अक्षांश रेखाएं जो होती है पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाती है, देशांतर रेखाएं उत्तर से दक्षिण की क्रम में ओर खींची जाती है। अब आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछे कि भारत की स्थिति या किसी राज्य की जो स्थिति है वो स्थिति बताओ, तो आप ये मान लो कि बिल्कुल पृथ्वी अपना तल आ गया, इस तल के बीचों बीच से यहाँ पर आप पढ़ेंगे तो भारत के बीचों बीच से एक रेखा गुजरती है, उस रेखा का नाम आता है भाई कर्क रेखा। कौन सी रेखा है? कर्क रेखा। ये जो कर्क रेखा जो है ये भारत के 8 राज्यों में से गुजरी, ये मैंने जो ब्लैक पेन से बनाया इन राज्यों से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों में से होकर गुजरी, तो जाहिर सी बात है इसके नीचे कौन सी रेखा आएगी फिर अपने यहाँ पे 0 डिग्री अक्षांश रेखा। तो क्वेश्चन आपसे पूछे 0 डिग्री अक्षांश रेखा के सापेक्ष कोई दिल्ली कौन सी दिशा में स्थित है, उत्तराखंड कौन सी दिशा में स्थित हो, और जो उत्तर में है तो उत्तरी गोलार्ध में, नीचे आए तो दक्षिणी गोलार्ध में। ये आपसे पूछे देशांतर रेखा के सापेक्ष जो पूर्व में जाए पूर्वी गोलार्ध में, पश्चिम में आए हो पश्चिमी गोलार्ध में। जैसे राजस्थान पुलिस वगैरह का पेपर है, हरियाणा पुलिस का पेपर आता है तो इनमें पूछा जाता है राजस्थान किस दिशा में स्थित है, तो आप बता सकते हो सर 0 डिग्री अक्षांश रेखा के सापेक्ष भारत जो है राजस्थान जो है वो कौन सी दिशा में स्थित है, तो उत्तरी पश्चिम में, है ना जी, उत्तर में स्थित है। अब बात करें इस देशांतर रेखा के सापेक्ष तो राजस्थान किस दिशा में आ गया, पश्चिम दिशा में। इस प्रकार से आप किसी भी राज्य यूटी के बारे में बता सकते हो कि उनकी स्थिति किस प्रकार से आती है। तो उत्तर पश्चिम में आ गया राजस्थान, उत्तर पश्चिम में ही आ गए यहाँ पे हरियाणा। तेलंगाना जो आता है ये मध्य भारत में आता है जी। तेलंगाना कौन से में आता है, मध्य भारत का राज्य है, जिसकी स्थिति बात करें तो अपन तो दक्षिणी गोलार्ध में आता है। केरल की बात करें तो दक्षिण पश्चिम में आ जाएगा। माहे जो है ये माहे पुडुचेरी यनम कराईकल, ये पुडुचेरी के ही क्या आते हैं जी, भाग आते हैं। तो ये पॉइंट था आपका स्थिति का। अब बात करते हैं भारत के विस्तार की। भारत का विस्तार, भारत का विस्तार। तो भाई भारत का विस्तार का अर्थ क्या होता है कि सबसे लास्ट छोर कौन सा है, किनारा कौन सा है, इस प्रकार से अपन इसको विस्तार कहते हैं। तो भारत का अंतिम जो विस्तार है वो देखिएगा, तो अंतिम में उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। वैसे तो ये स्थिति सबसे ऊपर लद्दाख की आती है, लेकिन लद्दाख वाले क्षेत्र पर पीओके का अधिकार है, इसलिए ये वाला क्षेत्र किस में जाता है, पीओके में। तो लद्दाख के नीचे वाला जो क्षेत्र आता है वो कौन सा है, जम्मू कश्मीर। कौन सा है जी, जम्मू कश्मीर। और जम्मू कश्मीर में यहाँ पर जो अंतिम किनारा है उसका नाम आता है इंदिरा कोल। जम्मू कश्मीर में अंतिम किनारा कौन सा आता है, इंदिरा कोल। तो भारत का उत्तरी दक्षिणतम बिंदु, उत्तर जो दक्षिण बिंदु है वो है जम्मू कश्मीर, और जम्मू कश्मीर में स्थान पूछे तो कौन सा आ जाएगा, इंदिरा कोल। बात करें दक्षिण की, तो दक्षिण में अभी अपन ने पढ़ा था तमिलनाडु एक राज्य है, जिस तमिलनाडु में एक स्थान आता है कन्याकुमारी। कन्याकुमारी, और इस कन्याकुमारी में भी एक स्थान है जिसका नाम आता है भारत का अंतिम दक्षिण बिंदु, जिसका नाम है जी केप कोमरीन। केप कोमरीन। तो भारत का दक्षिण बिंदु कौन सा है, केप कोमरीन, तमिलनाडु राज्य में स्थित है, कन्याकुमारी इसमें। पूर्वी जो किनारा है ये आता है अरुणाचल प्रदेश में। पूर्वी किनारा अरुणाचल प्रदेश में है, और इस अरुणाचल प्रदेश में जो स्थान है उस स्थान का नाम है किवयथु वोलांगू। किवयथु वोलांगू, ये भारत का पूर्वी किनारा है, किवयथु वोलांगू। बात करें पश्चिमी किनारे की, तो पश्चिमी जो किनारा अभी भी हमने पढ़ा था, राज्यों को बांटा था, तो पश्चिमी किनारा गुजरात का आया था, उत्तर में जम्मू कश्मीर, नीचे दक्षिण में तमिलनाडु में पहुंचे थे, और अरुणाचल प्रदेश पूर्वी किनारा था। इसी प्रकार से गुजरात वाला जो स्थान है यहाँ पर आपको 2-3 नाम याद रखने पड़ेंगे। सर क्रिक, ये सर क्रिक रेखा भी है, सर क्रिक। इसी के अलावा यहाँ पर यदि आपको नल सरोवर भी मिले तो भी एक ही बात है, सर क्रिक, नल सरोवर। या एक माता का मंदिर है यहाँ पर, गोहर माता या द्वारिका नगरी, जो कृष्ण भगवान की द्वारिका नगरी थी वो। तो ये कोई भी नाम आए आपके सामने तो ये गुजरात वाले स्थान पर आएंगे सारे के सारे। ये भारत के पश्चिमी किनारा है। भारत का उत्तरी किनारा
इंदिरा कोल जम्मू कश्मीर में, भारत का पूर्वी किनारा किवीथू वोलांग अरुणाचल प्रदेश में, भारत का दक्षिणी किनारा केप कोमरिन कन्याकुमारी तमिलनाडु में। इस प्रकार से ये तो था मुख्य भूमि युक्त। ये थोड़े से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। आपसे क्वेश्चन पूछे भारत का मुख्य भूमि वाला बिंदु कौन सा है, तो आप बताओगे भारत का मुख्य भूमि बिंदु। ये आपसे पूछे भारत का अंतिम बिंदु कौन सा है, और अंतिम में भी कौन सा, दक्षिण बिंदु। तो भारत का मुख्य भूमि युक्त अंतिम दक्षिण बिंदु कौन सा आएगा, तो आपका आंसर आएगा केप कोमरिन, केप कोमरिन। लेकिन इधर अंडमान निकोबार द्वीप समूह और आता है। क्या आता है जी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये अंडमान निकोबार दो समूह में बटा हुआ है, एक अंडमान और दूसरा निकोबार में। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इस पर भारत, आपको पहले बताया था कि यूटी है भारत का। तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ऊपर वाला जो भाग आता है ये अंडमान है, और नीचे वाला जो भाग आता है ये निकोबार है। कौन सा है जी, निकोबार। अब ये जो निकोबार है ना, इस अंडमान निकोबार में यहाँ पर भारत का अंतिम दक्षिणतम बिंदु आता है। इस साइड लिखता हूं इन नामों को। भारत का अंतिम दक्षिणतम बिंदु अंडमान निकोबार में, यहां पर पॉइंट आता है इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। इसी इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम है पार्सन पॉइंट, पार्सन पॉइंट, या इसी का एक अन्य नाम आता है लाहिचिंग पिगमेलियन पॉइंट, लाहिचिंग पिगमेलियन पॉइंट, लाहिचिंग पिगमेलियन पॉइंट। ये भारत का अंतिम दक्षिणतम बिंदु है, भारत का अंतिम दक्षिणतम बिंदु। अब आपको पेपर में जो कंफ्यूज किया जाता है वो इस वजह से किया जाता है, क्वेश्चन पूछे भारत का मुख्य भूमि युक्त अंतिम दक्षिण बिंदु, तो मुख्य भूमि अपनी तमिलनाडु तक, क्योंकि ये वाला भाग जो है ये हिंद महासागर और या बंगाल की खाड़ी में लगभग डूब चुका है। थोड़ा सा भाग ऊपर आता है तो नदियों के जो द्वीप बने होते हैं वहां पर है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है, हमने आपको पहले बताया हुआ था इसके बारे में कि सुभाष चंद्र बोस जो थे इनको जापान के द्वारा उपहार स्वरूप दिया गया था, क्योंकि जब 1942 में आपने सुना था कि आजाद हिंद फौज का गठन किया गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, तो वहां पर आजाद हिंद फौज जो थी जापान पर अपना, जापान के आजाद हिंद फौज के द्वारा जो द्विराष्ट्र, जो ध्रुवी राष्ट्र जो थे, एक ध्रुवी राष्ट्र और एक मित्र राष्ट्र, जो ध्रुवी राष्ट्र वाला जो क्षेत्र था जापान, इस पर मित्र राष्ट्र वालों ने आक्रमण कर रखा था, यानी ब्रिटेन या अमेरिका, अंग्रेजों ने यहाँ पर आक्रमण कर रखा था। और जापान की सहायता किसके द्वारा की गई थी, तो सुभाष चंद्र बोस की INA आजाद हिंद फौज के द्वारा सहायता की गई थी। तो उससे खुश होकर के अंडमान निकोबार द्वीप समूह किसको उपहार दिया गया था, सुभाष चंद्र बोस को दिया गया था जी। तो ये आपका पॉइंट है। आगे देखिएगा, भारत जो है, इस भारत का ये जो उत्तर से दक्षिण जो विस्तार आता है ये कितना है, तो उत्तर से दक्षिण जो विस्तार है वो है 3214 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण भारत का विस्तार कितना आता है जी, 3214 किलोमीटर। और भारत का पूर्व से पश्चिम में जो विस्तार आता है वो आता है 2933 किलोमीटर। 3214 किलोमीटर तो आता है उत्तर से दक्षिण में, और 2933 किलोमीटर किस में आता है जी, पूर्व से पश्चिम में आता है। अब इनके प्रदर्शन मान और आपको देखने हैं। प्रदर्शन मान का अर्थ यहाँ पर ये है कि प्रदर्शन मान का अर्थ दोस्तों यहाँ पर ये है कि यहाँ डिग्री कितनी है, कौन सी डिग्री, क्योंकि जो समय और स्थिति जो निर्धारित करते हैं उसके प्रदर्शन मान होते हैं। तो जो इंदिरा पॉइंट है ना, यहाँ पर अपना जो प्रदर्शन मान आता है वो कितना आता है, 6 डिग्री 45 मिनट। ये जो बिंदी लगाई ये डिग्री का निशान है, और ये जो मैंने लगाई है मिनट का निशान है। तो इंदिरा पॉइंट पर भारत का कितना आता है, 6 डिग्री 45 मिनट आता है। इधर दक्षिण में जो कन्याकुमारी या केप कोमरिन है, इसका जो आता है वो आता है 8 डिग्री 4 मिनट से, 8 डिग्री 4 मिनट से स्टार्ट होता है। और जम्मू कश्मीर के इंदिरा कोल तक यहाँ तक जाता है तो कितना होगा, 37 डिग्री 6 मिनट। 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट। अब इसको अपन क्या बोलेंगे, नॉर्थ अक्षांश, उत्तरी अक्षांश है ये। तो उत्तरी अक्षांश जो है वो भारत का कौन सा आता है, तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। या फिर आपसे पूछे कि 6 डिग्री 45 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, तो ये भी हो सकता है उत्तरी अक्षांश।
अब दोस्तों इसको मैंने उत्तरी अक्षांश क्यों कहा, दक्षिणी अक्षांश क्यों नहीं कहा, उसके पीछे रीजन ये है, जो अपन बांटते हैं कि यहाँ पर 0 डिग्री अक्षांश रेखा गुजरती है, तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा जो मैंने पहले बताया था पिछले वाली वीडियो में, तो हमने बताया था 0 डिग्री अक्षांश रेखा के भारत जो है ऊपर स्थित है। 0 डिग्री की रेखा के ऊपर भारत कौन सी दिशा में आता है, ऊपर आता है, तो ये अक्षांश रेखा है और अक्षांश रेखा है ऊपर है तो उत्तरी गोलार्ध में आएगा, इसलिए हर जगह क्या लिखा जाएगा यहाँ पर, उत्तरी अक्षांश। ठीक है, तो जाइए 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश आए, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश आए, या 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश आए। पेपर में कंफ्यूज करने के लिए पूछा जाता है 8 डिग्री 4 मिनट दक्षिणी अक्षांश, पूर्वी अक्षांश, या पूर्वी देशांतर, उत्तरी देशांतर, इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछेगा। बात करते हैं यहाँ से पूर्व से पश्चिम वाला। अब इनका प्रदर्शन मान यहाँ पर देशांतर में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो आता है 68 डिग्री 7 मिनट से, 68 डिग्री 7 मिनट से, और 97 डिग्री पूर्वी देशांतर, 97 डिग्री पूर्वी देशांतर, तो ये अपना चलता है इस साइड का। अब आपको सर पूर्वी देशांतर क्यों लगाया आपने, तो भाई पूर्वी देशांतर लगाने के पीछे रीजन ये आता है कि जब इसको अपन 0 डिग्री जो देशांतर रेखा होती है उसके जस्ट बगल में भारत जो है वो आता है, तो पूर्वी दिशा में आता है। ये इसको मैंने अच्छे से स्थिति विस्तार टॉपिक में बताया था आपको। 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के और 97 डिग्री 25 मिनट तक पूर्वी देशांतर तक भारत का क्या है जी, विस्तार है। तो ये पॉइंट है आपका विस्तार वाले पॉइंट में। क्वेश्चन पूछे मुख्य भूमिका तो केप कोमरीन, लेकिन अंतिम दक्षिणतम बिंदु पूछे तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का इंदिरा पॉइंट, पार्सन पॉइंट या लाहिचिंग पिग्मेलियन पॉइंट। आगे बढ़ते हैं जी इसी चैप्टर में, अगले पॉइंट पे आते हैं। विस्तार वाला ही दूसरा पॉइंट है इसका कि विस्तार में के बाद आता है आकार, भारत का विस्तार या आकार। दोस्तों आकार की बात करें तो क्षेत्रफल की बात आएगी। पूरे विश्व में भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो विश्व में भारत का कुल क्षेत्रफल, विश्व में भारत का कुल क्षेत्रफल जो है पूरे विश्व में भारत कितने परसेंट पर आता है, तो 2.42% पे आता है। पूरे विश्व में भारत का कुल क्षेत्रफल कितना आता है, 2.42% पर। इस 2.42% पर भारत की कुल जनसंख्या कितनी निवास करती है, तो भारत की जनसंख्या निवास करती है इस पर 17.5%। कितनी जनसंख्या निवास करती है जी, 17.5% जनसंख्या इस पर निवास करती है। लेकिन ये 2011 की जनगणना के अनुसार था। अब 2021 की जो जनगणना अभी घोषित हुई नहीं है उसमें इनकी संख्या कितनी हो चुकी है, 17.7%। तो भारत में कुल जनसंख्या कितनी आती है, 17.7% है, जो 2.42% पर क्या करता है, निवास करती है। ठीक है जी, अभी जो पेपर हुआ था ये ड्राइवर वगैरह का इनका, तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया था 17.5% ना बता करके 17.7% उसमें ऑप्शन दे रखा था। तो विश्व में भारत का कुल क्षेत्रफल आता है 2.42%। इस पर भारत की कुल जनसंख्या कितनी निवास करती है, 17.5% इसमें जनसंख्या निवास करती है। बात करते हैं इसकी एशिया महाद्वीप में, संपूर्ण एशिया में भारत की कुल क्षेत्रफल, तो संपूर्ण एशिया में भारत का कुल क्षेत्रफल, संपूर्ण एशिया में भारत का कुल क्षेत्रफल ये आता है दोस्तों 12.5%। ये है 12.5%। संपूर्ण एशिया में भारत का कुल क्षेत्रफल आता है 12.5%। और एक पॉइंट और देखते हैं, पृथ्वी पर भारत का कुल क्षेत्रफल, पृथ्वी पर भारत का कुल क्षेत्रफल यह है जी 0.07%। तो पृथ्वी पर भारत का कुल क्षेत्रफल कितना आता है, 0.07%। अगला पॉइंट, विश्व में भारत का क्षेत्रफल में स्थान कौन सा है, विश्व में क्षेत्रफल में भारत का स्थान, विश्व में क्षेत्रफल में भारत का स्थान कौन सा आता है, तो भारत का जो स्थान है वो आता है 7वें नंबर का। कौन से नंबर का है जी, 7वें नंबर का। तो सबसे भारत से बड़ा जो देश, 6 बड़े देश हैं उनके बारे में देखिएगा। इसके लिए एक ट्रिक भी आती है, कई बार पेपर में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो रुक चीन, अब आ भारत, रुक चीन, अब आ भारत, इस ट्रिक से आपको ये सारे नाम याद हो जाएंगे। रुक चीन, अब आ भारत, ये कंटिन्यूटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
पहले देश आता है रूस, दूसरे पे आता है जी कनाडा, तीसरे पे है चीन, चौथे पे अमेरिका, पांचवे पे है ब्राजील, छठे पे आज से बनेगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया, रुक चीन, अब आ भारत। इस ट्रिक से आपको ये सातों के सातों जो है बड़े देश याद हो जाएंगे और 7वें नंबर पे आता है भारत। और यदि 8वें पर पूछे तो आप बता दीजिएगा अर्जेंटीना। 8वें पे आता है भाई अर्जेंटीना। ठीक है जी। तो विश्व में क्षेत्रफल में भारत का स्थान कौन से नंबर पे आता है? 7वें नंबर पे आता है। सबसे बड़ा जो देश है रूस है पूरे विश्व में, और 7वें नंबर पे आता है भारत, और भारत के बाद आता है इसमें अर्जेंटीना 8वें नंबर पे। विश्व में क्षेत्रफल में हो गया, तो सर विश्व में जनसंख्या में भी बता देते हैं। तो विश्व में जो जनसंख्या में भारत का स्थान है, जनसंख्या में भारत का स्थान जो है वो 2011 की जनगणना के अनुसार तो दूसरे नंबर पे आता था। पहले पर चीन था और दूसरे पर था भारत, लेकिन ये 2011 की जनगणना के अनुसार था। अब 2021 की जो जनगणना आएगी उसमें इसका जो स्थान है भाई चीन का दूसरे नंबर पे आ जाएगा, और भारत जो होगा वो किस में चला जाएगा? प्रथम स्थान पे चला जाएगा। भारत और दूसरे पे है चीन 2021 की जनगणना के अनुसार। तो ये पॉइंट है आपका, पूरे विश्व के क्षेत्रफल में भारत की क्या स्थिति है, और भारत का क्षेत्रफल जनसंख्या वाला पॉइंट ये हमने पढ़ा है। अब बात करते हैं भारत में सबसे बड़े राज्य क्षेत्रफल में जनसंख्या में, वो वाला पॉइंट। तो भारत में क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य, भारत में क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य। बात करें एशिया महाद्वीप की तो टोटल 7 महाद्वीप हैं। सबसे बड़ा महाद्वीप जो आता है एशिया महाद्वीप आता है, और एशिया महाद्वीप में टोटल 48 देश निवास करते हैं, है ना जी। कितने देश निवास करते हैं? 48 देश। अब इन 48 देशों में सबसे बड़ा जो देश आया था वो एशिया महाद्वीप का कौन सा है? चीन आया है। दूसरे पे कौन सा आता है जी? भारत आता है। इसी प्रकार से जनसंख्या में बात करें तो सबसे पहले चीन आता था, अब भारत आ चुका है। तो जनसंख्या में बड़े अपन इसी एशिया महाद्वीप में अपन इस टॉपिक पे आते हैं जी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है भारत में क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य। भारत में क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य, तो मैंने आपको बताया था अभी पीछे वाली स्लाइड में ही आपको बताया गया था कि जब एमपी जो था ये छत्तीसगढ़ से अलग हो गया। नहीं तो पहले एमपी का सबसे बड़ा स्थान होता था क्षेत्रफल में, लेकिन छत्तीसगढ़ से एमपी अलग हो चुका है, तो राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है भाई। तो सबसे बड़ा क्षेत्रफल में राज्य कौन सा आता है? राजस्थान। राजस्थान का क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर में आता है। भारत में क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य। बात करें सबसे छोटे राज्य की, भारत में क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य, तो सबसे छोटा जो राज्य है उसका नाम है भाई गोवा। सबसे बड़ा पूछे तो राजस्थान, और सबसे छोटा पूछे तो कौन सा आता है? गोवा। गोवा जो है इसका केवल 3,702 किलोमीटर में है। कितना आता है? 3,702 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और राजस्थान 3,42,239 वर्ग किलोमीटर में। तीसरा पॉइंट, जब राज्य की बात की तो यूटी का पूछेगा। भारत में क्षेत्रफल में सबसे बड़ा यूटी, तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा यूटी 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख जब नया यूटी बन गया, तो सबसे बड़ा यूटी कौन सा आता है भारत में वर्तमान में? लद्दाख। तो लद्दाख भारत का सबसे बड़ा यूटी है। पूछे आपसे भारत में क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है तो सबसे छोटा भी बताओ, तो सबसे छोटा जो यूटी आता है वो है लक्षद्वीप। वो कौन सा है जी? लक्षद्वीप। पहले इसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह होता था, लेकिन अब इसमें क्या आ चुका है? लक्षद्वीप आ चुका है। जो लद्दाख जो है ये 1,66,698 किलोमीटर स्क्वायर पर फैला हुआ है। 1,66,698 वर्ग किलोमीटर पे फैला हुआ है। और लक्षद्वीप की बात करते हैं तो केवल 32 वर्ग किलोमीटर पे फैला हुआ है। 32 वर्ग किलोमीटर पे फैला हुआ है जी लक्षद्वीप। तो ये सबसे बड़ा, सबसे छोटा राजस्थान सबसे बड़ा है, सबसे छोटा गोवा है, सबसे बड़ा यूटी लद्दाख है, सबसे छोटा जो आता है वो लक्षद्वीप आता है। अब है जी जनसंख्या में, ये तो था भारत में क्षेत्रफल में। अब बात करते हैं भारत में जनसंख्या में बड़ा राज्य। भारत में
जनसंख्या में बड़ा राज्य, तो आपको पता है सबसे बड़ा राज्य है, भारत की जनसंख्या 17.5% थी, 17.7% हो चुकी है। इसमें सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या आती है वो उत्तर प्रदेश की आती है, तो यूपी है, और यूपी की जो जनसंख्या है 19.98 करोड़ है जी। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसकी आती है? यूपी की। दूसरी महाराष्ट्र की आती है 11.23 करोड़ पे। अगला पॉइंट है, भारत में जनसंख्या में ये बड़ा था तो छोटा भी बताओ। तो छोटा जो राज्य आता है उसका नाम आता है सिक्किम। सबसे छोटा राज्य सिक्किम है जनसंख्या में। कितना है? 6.10 लाख जनसंख्या है सिक्किम की। उसके बाद बात करते हैं, ये सबसे बड़ा बताया है तो यूटी भी बताएंगे सबसे बड़ा। तो सबसे बड़ा यूटी, जनसंख्या में सबसे बड़ा यूटी, तो दिल्ली जो है भाई ये सबसे बड़ा अपना क्या है? जनसंख्या में बड़ा यूटी है। जब दिल्ली सबसे बड़ा है तो सबसे छोटा कौन सा आएगा? दिल्ली की जो जनसंख्या है 16,78,794, 16,78,794। ये जो जनसंख्या आपको बता रहा हूँ ये सारी 2011 की जनगणना के अनुसार है जी। उसके बाद अगला पॉइंट आता है, भारत में जनसंख्या में सबसे छोटा यूटी, तो बड़ा भी किया है तो छोटा भी, राज्य भी किए हमने और यूटी भी वगैरह किए। तो सबसे छोटा यूटी आता है जी लक्षद्वीप। यहाँ पर केवल 64,473 के आसपास जो है वो लोग रहते हैं। तो लक्षद्वीप में जो जनसंख्या है वो 64,473 के आसपास है भाई। तो ये आपका पॉइंट है कि भारत में क्षेत्रफल, विश्व का जाना हमने, विश्व क्षेत्रफल में भारत का क्या स्थान था? 7वें नंबर का आया था। उसके बाद कह रहा है भारत क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य राजस्थान का, तो सबसे छोटा राज्य गोवा का आता है। सबसे बड़ा यूटी जो है लद्दाख का है, सबसे छोटा यूटी लक्षद्वीप में आएगा क्षेत्रफल में। जनसंख्या की बात करते हैं, सबसे ज्यादा जो जनसंख्या आई है वो यूपी की आई, सबसे कम जनसंख्या सिक्किम की आती है, यूटी में सबसे ज्यादा दिल्ली की आई है और सबसे कम किसकी आई है भाई? लक्षद्वीप की आई है। आगे पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट आता है, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का जो कुल क्षेत्रफल आता है ये आता है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। तो भारत का कुल जो क्षेत्रफल है ये 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट पॉइंट, इस क्षेत्रफल में भारत का कुल क्षेत्रफल प्रतिशत कितना आता है? तो भारत का कुल क्षेत्रफल प्रतिशत जो है विश्व में अपने पढ़ाई था अभी 2.42% है, जिस पर कितनी जनसंख्या निवास करती है? तो 17.5% जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार, या 17.7% जो आएगी ये किसके अनुसार आ जाएगी? 2021 की जनगणना के अनुसार। तीसरा पॉइंट, एशिया महाद्वीप में भारत का क्षेत्रफल, एशिया महाद्वीप में भारत का क्षेत्रफल कितना आया था? तो 12.5%, ये इसमें क्षेत्रफल में अपना स्थान आता है। तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है भारत, जिसमें कितने राज्य आते हैं? तो 28 राज्य आते हैं। और कितने यूटी आते हैं भाई? 8 यूटी का इसमें उल्लेख आता है। 28 राज्य 8 यूटी है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। विस्तार हमने जाना, इंदिरा कोल जम्मू कश्मीर में, दक्षिण में कैप कोमरिन और मुख्य भूमि वाला कैप कोमरिन, तो अंतिम दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट आया। पूर्व की बात करते हैं तो पूर्व में किविथुबोलांग आया था। पश्चिम की हमने जब बात की तो पश्चिम जो आया है दोस्तों ये अपना कहता है सर क्रीक, नल सरोवर वगैरह, ये वाला पॉइंट। अगला जो स्लाइड है वो अपन ले रहे हैं, इसके कर्क रेखा जो होगी वो भारत के लगभग 8 राज्यों, लगभग नहीं मध्य में से, भारत के मध्य में से गुजरती है और 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। पहला पॉइंट तो आप ये देखते हैं, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों में से गुजरती है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों में से गुजरती है? 8 राज्यों में से गुजरती है। 8 राज्यों में से करके गुजरती है। वो 8 राज्यों का क्रम आपसे इंपॉर्टेंट है। जो क्रम जो होगा वो पश्चिम से पूर्व की ओर होता है। और जब यदि आपने मैप अच्छे से, हमने अभी आप पीछे बताया था, मैप आपने याद कर ले तो आराम से कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। बाकी आपके सामने ट्रिक भी लिख देता हूँ। और पश्चिम से पूर्व के क्रम में ही ये ट्रिक है, पश्चिम से
पूर्व के क्रम की ट्रिक है, तो आप थोड़ा सा इसको ध्यान से देखिएगा। और पेपर में पश्चिम से पूर्व के क्रम की ओर के ही पूछा जाता है। तो ट्रिक का नाम है गुराम छत से झांक, गुराम छत से झांक। अब यहाँ पे झांक लगा रहा हूँ, झारखंड है ना जी, झांक से झारखंड बनता है। झांक पटी मिजो। कोई लड़का है जिसका नाम है गुराम, क्या नाम है जी, गुराम। इसको कोई कह रहा है कि गुराम तू छत से झांक, फिर नीचे कोई जा रहा है, वो अगर पट गई तो फिर मजे ही मजे होंगे। कोई लड़की जा रही है, कह रहा है कि पट गई तो फिर क्या होंगे, मजे ही मजे होंगे। तो गुराम छत से झांक फिर पटी मिजो, ये सेक का यहाँ पर भाई कोई नाम नहीं, कोई अर्थ नहीं निकलता है। तो गुराम से पहले स्टार्ट बनता है, पहले एक राज्य बना गुजरात, फिर राज्य से बनेगा इसमें राजस्थान, मैं से बनेगा जी मध्य प्रदेश, छत से बनेगा इसमें छत्तीसगढ़, झांक से बनेगा झारखंड, पी से बनेगा पश्चिमी बंगाल, टी से बनेगा भाई इसमें त्रिपुरा, और फिर है मिजोरम। तो ये भारत के 8 राज्य हैं जिनमें से कौन सी रेखा गुजरती है, कर्क रेखा होकर के गुजरती है। अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये जो छत्तीसगढ़ जो है ना, ये छत्तीसगढ़ सॉरी झारखंड जो है, छत्तीसगढ़ नहीं झारखंड, झारखंड जो है, इस झारखंड की राजधानी जो है रांची, वो झारखंड की राजधानी रांची जो है वो कौन सी रेखा के किनारे स्थित है। तो झारखंड की राजधानी जो है रांची कर्क रेखा के किनारे स्थित है। अगला दोस्तों, ये जो कर्क रेखा है इसको है ना माही नदी 2 बार काटती है। कौन सी नदी 2 बार काटेगी, माही नदी, और एक नदी आती है जी अनास नदी। तो माही और अनास नदी इस कर्क रेखा को कितनी बार काटते हैं, तो 2 बार इसको काटती है। माही व अनास नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। नेक्स्ट पॉइंट है, एक बार तो ये माही नदी गुजरात में काटेगी और दूसरी बार ये मध्य प्रदेश में काटती है जी, ठीक है। अब बात करूं कि जैसे रेखाएं होती हैं, अपन ने पढ़ा था कर्क रेखा है, इसी प्रकार से जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है उसके ऊपर कर्क रेखा है, और उसके नीचे कौन सी आती है, मध्य, ये मकर रेखा। ये जो कर्क रेखा है इसको कौन सी नदी 2 बार काट रही है, तो माही नदी इसको 2 बार काटेगी ना, और ये माही नदी और एक अनास नदी, तो माही और अनास नदी इसको 2 बार काटती है। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, आप ये चीज़ों को पेपर में बहुत बार पूछा जाता है इनके बारे में। माही और अनास नदी जो है ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। बात करें मकर रेखा की और इनकी, तो कांगो या जायरे नदी है, कांगो या जायरे नदी जो है वो कांगो या एक नदी आती है जायरे नदी, ये नदी जो है ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा को 2 बार काटती है भाई। और एक आती है लिम्पापो नदी, लिम्पापो नदी, ये जो लिम्पापो नदी जो है ना, ये जो लिम्पापो नदी है, ये इस लिम्पापो नदी, ये इस देखो ये कर्क रेखा, ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा, और ये कौन सी आ गई, मकर रेखा। तो इन रेखा, ये रेखाएं काटती हैं इनको 2-2 बार। माही नदी अनास नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, यहाँ पे कांगो या जायरे नदी, ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा, कांगो या जायरे नदी, ये इसको 2 बार काटेगी। कौन सी रेखा को, 0 डिग्री अक्षांश रेखा को, और लिम्पापो नदी भी मकर रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है जी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बहुत बार पेपर में एज इट इज आपसे पेपर में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों में से गुजरी, इनका पूर्व पश्चिम से लेकर के पूर्व का क्रम इस प्रकार से है। उसके बाद झारखंड की राजधानी रांची जो है वो इसके नजदीक बसी हुई है। माही नदी और नास नदी इसको 2 बार काटती है गुजरात में, और फिर एक बार मध्य प्रदेश में काटेंगी। उसके बाद कांगो और जायरे नदी मकर 0 डिग्री अक्षांश रेखा को काटती है, और लिम्पापो जो नदी है ना, ये कौन सी रेखा को काटती है भाई, मकर रेखा को ये 2 बार क्या करती है, काटती है। उसके बाद दोस्तों आगे वाला पॉइंट आता है अपना, आगे वाला जो पॉइंट है वो आता है देशांतर रेखा का। कौन सा है जी, देशांतर रेखा। भाई जब कर्क रेखा की बात की तो देशांतर रेखा भी भारत में से होकर के गुजरती है। कौन सी रेखा गुजरती है, देशांतर रेखा। ये जो देशांतर रेखा है, ये जो देशांतर रेखा है ना, ये 0 डिग्री देशांतर रेखा, मैंने आपको पहले ही बताया था, जितनी भी ये
उत्तर से दक्षिण में जो रेखा खींची जाती है ये देशांतर रेखाएं होती है। तो इसके बारे में और देखेंगे, और इसके पीछे रीज़न ये है कि ये भारत के 5 राज्यों में से होकर के गुजरती है। वो 8 राज्यों में से होकर गुजरी थी, ये कितने राज्यों में से होकर गुजरती है? तो 5 राज्यों में से होकर गुजरती है। कौन सी रेखा जी? देशांतर रेखा। इसका ट्रिक है यूपी एमपी छत से उड़ा आज, यूपी एमपी छत से उड़े आज या उड़ा आज। तो यूपी आ गया, एमपी मध्य प्रदेश आ गया, छत से क्या बन गया जी? छत्तीसगढ़, उड़ा से क्या बन गया? उड़ीसा, और आज से आप नीचे याद कर लीजिएगा आंध्र प्रदेश। कौन सा भाई? आंध्र प्रदेश। क्लियर है जी पॉइंट? यूपी एमपी छत से उड़े आज। और ये जो क्रम आएगा ना, ये कैसे क्रम आएगा? उत्तर से दक्षिण क्रम में आएगा, उत्तर से दक्षिण क्रम में आएगा ये यूपी एमपी छत से उड़े आज। यानी कि यूपी है, फिर सीमा लगेगी एमपी की, फिर सीमा लगेगी छत्तीसगढ़ की, और फिर सीमा लगेगी नीचे जाकर के उड़ीसा की, और भाई फिर सीमा लगेगी इसमें आंध्र प्रदेश की। इस प्रकार से, तो इस प्रकार से भाई ये सीमा उत्तर से दक्षिण क्रम में आती है देशांतर रेखा का। ध्यान से देने योग्य बात देखिएगा बाप। ध्यान पॉइंट ये है कि कर्क रेखा 8 राज्यों में से गुजरी, देशांतर 5 राज्यों में से गुजरी। एक पॉइंट क्लियर। अब आप बताना मेरे को वे कौन से राज्य हैं जिनमें से कर्क और ये देशांतर रेखा दोनों गुजरती है? तो भाई यहाँ पे एक है मध्य प्रदेश, यहाँ पर देखिएगा मध्य प्रदेश आता है क्या? बिल्कुल, यहाँ पर भी सर क्या आ रहा है? मध्य प्रदेश आ रहा है। एक है छत्तीसगढ़, तो भाई यहाँ पर देखिएगा छत्तीसगढ़ आता है क्या? बिल्कुल सर, यहाँ पे छत्तीसगढ़ भी आ रहा है। और तो कोई नहीं आता ना जी? बिल्कुल नहीं आता। तो वे दो राज्य जिनमें से कर्क व देशांतर दोनों रेखाएं गुजरती है, कर्क व देशांतर रेखा गुजरती है। तो अभी आपने देखा कि मध्य प्रदेश में से भी कर्क रेखा गुजरती है और देशांतर भी गुजरती है। तो क्या क्या आ गया सर? एमपी और दूसरा छत्तीसगढ़ और एमपी वे राज्य हैं जिनमें से कर्क रेखा भी गुजरती है और ये देशांतर रेखा भी गुजरती है। क्लियर है भाई पॉइंट? अब ये देशांतर रेखा जो होगी ना, समय निर्धारित करेगी। क्या निर्धारित करेगी? समय। ये 0 डिग्री देशांतर रेखा जो है ना, ये बिल्कुल 0 डिग्री वाली देशांतर रेखा, ये 0 डिग्री देशांतर रेखा पूरे विश्व का समय निर्धारित करती है। किसका समय निर्धारित करती है? विश्व का समय निर्धारित करती है। और विश्व का जो समय है 0 डिग्री देशांतर रेखा निर्धारित करती है। तो हमने कहां से ग्रहण किया है? 0 डिग्री देशांतर रेखा विश्व का समय निर्धारित करती है। तो ये 0 डिग्री विश्व का समय निर्धारित करती है लंदन में। लंदन का कौन सा शहर आता है जी? ग्रीनविच शहर। तो 0 डिग्री देशांतर रेखा लंदन के ग्रीनविच शहर से बिल्कुल यहाँ से स्टार्ट होता है। तो यहाँ से बिल्कुल 12 बजते ही ये समय जो होता है ये स्टार्ट हो जाता है। तो 0 डिग्री देशांतर रेखा भारत का विश्व का समय निर्धारित करती है, जिसे GMT या ग्रीनविच रेखा के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर हो भाई पॉइंट? ग्रीनविच रेखा के नाम से भी जाना जाता है। अब 1 डिग्री में होते हैं 4 मिनट। धीरे धीरे क्या होगा? ये समय आगे बढ़ता जाएगा। इस साइड का जो समय होगा ना, पूर्वी गोलार्ध का जो समय आएगा वो तो आगे बढ़ेगा, लेकिन पश्चिमी गोलार्ध का जो समय होगा ना, वो क्या होगा? इसमें घटेगा। पश्चिमी गोलार्ध का समय जो होता है इसमें घटता है और पूर्वी गोलार्ध का समय जो होता है इसमें बढ़ता है। एक एक पॉइंट आपके पेपर में आएंगे। पूर्वी गोलार्ध का समय तो क्या होगा? बढ़ेगा, और पश्चिमी गोलार्ध का जो समय होगा वो क्या होगा? इसमें घटेगा। तो आप देखते हैं कि इस साइड वाले जितने भी देश हैं उनका समय जो होता है वो क्या होता है? घटते क्रम में। यानी कि आप कई बार पूछते हैं, जैसे यूक्रेन वगैरह है तो वहाँ पे कई लोग होते हैं, जैसे MBBS वगैरह करने जब जाते हैं तो बताते हैं कि सर हमारे तो 10, हम बोलेंगे 10 बज चुके हैं, तो बोलेंगे यार जी हमारे तो 4 घंटे ही पीछे समय है, तो वो 6 बजे ही बताएंगे, अभी 6 ही बजे हैं। तो ये जो समय का निर्धारण 0 डिग्री देशांतर रेखा करती है। इस
इस साइड का जो समय आता है वो घटते हुए क्रम में पश्चिम साइड का, और पूर्व का जो समय आता है वो क्या आता है, इसमें बढ़ते हुए क्रम में आता है। 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, तो आपसे क्वेश्चन पूछे तो 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, 4 मिनट होते हैं। अब भाई धीरे धीरे ये समय बढ़ता जाएगा, और जैसे ये भारत में पहुंचेगा तो भारत में डिग्री भी बढ़ेगी और देशांतर रेखा भी बढ़ेगी। मैं यहां पर मानता हूं भारत वाला वो स्थान, तो भारत का, ये तो विश्व का समय निर्धारित करती है। अब पूछेगा आपसे भारत का समय कौन सी रेखा निर्धारित करती है, तो दोस्तों भारत का समय पूछे ना तो सीधा सीधा बता दीजिएगा सर 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। भाई समय कौन सी रेखा निर्धारित करती है, देशांतर रेखा करती है। अब देशांतर में भी कौन सी रेखा निर्धारित कर रही है, पूर्वी, क्योंकि भारत जो है आपने पढ़ा था पूर्वी गोलार्ध में आता है, तो पूर्वी देशांतर। अब 0 डिग्री से धीरे 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 समय बढ़ता गया और कहां पहुंच गया है, 82.5 डिग्री पर पहुंच गया। तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत का समय निर्धारित कर रही है। ये रेखा है 82.5 डिग्री, पूरे विश्व का 0 डिग्री देशांतर करती है, भारत का 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर करती है। अब ये स्थान कौन सा है, आपने सर स्थान बता दिया लंदन। अब मैं यहाँ पर स्थान बता रहा हूँ आपको, उत्तर प्रदेश। कौन सा है जी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में एक जिला आता है प्रयागराज, जिसका पहले क्या नाम होता था, इलाहाबाद। तो इलाहाबाद का नया नाम क्या है, प्रयागराज। इस प्रयागराज में एक स्थान है मिर्जापुर, और दूसरा स्थान है दोस्तों यहाँ पर नैनी। कोई भी आए बस आपको ये इनमें से एक ऑप्शन मिलेगा, मिर्जापुर या नैनी। तो भारत का समय निर्धारित किया गया है कहाँ से, यूपी के प्रयागराज के मिर्जापुर या नैनी स्थान से निर्धारित किया गया है, जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा निर्धारित करती है। जबकि विश्व का समय 0 डिग्री देशांतर रेखा निर्धारित करती है, जो लंदन के ग्रीनविच या GMT ग्रीनविच रेखा से निर्धारित किया गया है। उम्मीद है दोस्तों आपको जो पढ़ा रहा हूँ समझ में आ रहा होगा। यदि दोस्तों आपको अच्छा लगता है हमारा पढ़ाया हुआ, यदि आपको अच्छे से समझ में भी आ रहा है, तो आप वीडियोस को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों अन्य वीडियो में। इस चैप्टर की 2 वीडियोस कंप्लीट हो चुकी है, इसके बाद हम निर्धारित करेंगे इसकी सीमाओं वगैरह का या कुल जिले का, इन सब टॉपिक्स के बारे में आगे वाली वीडियो में। मिलते हैं दोस्तों अन्य वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।